नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा रिसर्च का है और आप सभी को पता है कि रिसर्च में मैंने आपको बहुत ही डीपली पढ़ाया हुआ है। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं रिसर्च इथिक्स के बारे में, यानी कि शोध नैतिकता के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस है उसमें पेपर में एक तो क्वेश्चंस आपका रिसर्च इथिक्स के रिलेटेड आता ही आता है। ओके, तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए टॉपिक की ओर चलते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले दोस्तों, शोध नैतिकता आखिर है क्या? ओके, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो शोध नैतिकता का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हम जो भी हमारी जो रिसर्च की जो प्रोसेस होती है, जो शोध की प्रक्रिया होती है, उस शोध की प्रक्रिया में हम बहुत ही ईमानदारी पूर्वक वहाँ पर शोध करते हैं। वहाँ पर हमें जो भी आंकड़े मिलते हैं उन आंकड़ों को, जो भी डाटा हमें, जो भी आंकड़े मिले हैं उन डाटा को, उन आंकड़ों को हमें क्या करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। ओके, ना कि उनमें आप कुछ भी जोड़ घटाव कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, और आपने मान लीजिए कि किसी के संदर्भ का आपने उपयोग किया है, तो जहाँ पर से आपने किसी का संदर्भ लिया है तो उसके बारे में भी आपको अपनी जो थीसिस होती है उसमें आपको बताना होता है। ओके, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि कहीं से कॉपी कर लेते हैं और फिर कॉपी करके अपनी रिसर्च में उसे डाल देते हैं। और फिर क्या होता है दोस्तों कि वो किसी की, एक तो उन्होंने किसी की कॉपी की है और ऊपर से उसमें वो छुपाते हैं। ओके, वहाँ पर वो बताते नहीं कि मैंने ये जो बातें हैं, ये जो डाटा है वो आगे इनके रिसर्च में से या फिर इनके पास से लिया हुआ है। ओके, तो ये क्या हो गया, आपने शोध नैतिकता का भंग किया है। जबकि आपने जहाँ से कॉपी करके आपने लिया है तो उस कॉपी की हुई चीज़ों को आपको वहाँ पर दर्शानी होगी और जिससे भी आपने कॉपी की है, जिसमें से कॉपी की है, उसके बारे में भी आपको वहाँ पर बताना होगा। या फिर मान लीजिए रिसर्च में आपको किसी ने हेल्प कर दी है तो आपको वहाँ पर अपने रिसर्च में बताना होगा कि इन्होंने हमें हेल्प की थी। ओके, तो ये सारी बातें आपकी आती है शोध नैतिकता में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ईमानदारी पूर्वक हमें शोध करना है, यानी कि जो रिसर्च की जो प्रक्रिया होती है उसमें हमें ईमानदारी रखनी होगी। ओके, फिर न्यायनिष्ठता का मतलब होगा कि किसी के भी साथ हम पक्षपात नहीं करेंगे। ओके, सबके साथ हम समान रूप से उनके साथ बिहेव करेंगे और सबके साथ जो भी हमें आंकड़ा मिला है उसमें भी किसी भी प्रकार का हम पक्षपात नहीं करेंगे। फिर वस्तुनिष्ठता, तो वस्तुनिष्ठता में क्या आएगा दोस्तों कि जहाँ पर जो मुक्त प्रश्नावलियों की हम उपयोग करते हैं वहाँ पर हम वो मुक्त प्रश्नावलियों का हम उपयोग नहीं करेंगे, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन के उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वहाँ पर हम उपयोग करेंगे। ओके, उसके बाद देखते हैं क्रमबद्ध। तो हमारा जो रिसर्च होता है वो कैसा होना चाहिए, क्रमबद्ध हमें करना चाहिए। ओके, उसके बाद देखते हैं आनुभविक साक्ष्य। आनुभविक साक्ष्य का मतलब क्या होता है कि हमें खुद से वहाँ पर अनुभव करके वहाँ पर साक्ष्यों को, रिकॉर्ड को हमें क्या करना चाहिए, उसका कलेक्शन करना चाहिए। ओके, यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी की बताई हुई बातों को अपनी रिसर्च में लिख देते हैं, लेकिन उसके पास कोई भी आधार पुरावा नहीं होता है। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने शोध नैतिकता का क्या किया, भंग किया। ओके, तो आपको शोध में क्या करना होगा कि आपने जिससे भी जो भी डाटा लिया है तो उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ओके, तो उसमें आनुभविक साक्ष्य की बात आती है। उसके बाद तथ्य कैसे होने चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए। ओके, ना कि कोई काल्पनिक होनी चाहिए। यहाँ पर हमें कुछ भी काल्पनिक विचार या काल्पनिक बातें या काल्पनिक आंकड़े वहाँ पर नहीं डालने। ओके, वहाँ पर हमें वास्तविक तथ्यों को ही रखने होंगे।
शुद्ध वर्णन किया जाना चाहिए। यहाँ पर आपको शुद्ध वर्णन करना चाहिए, यानी कि जो जैसा है वैसा ही हमें रिसर्च में उसे दिखाना होता है। ओके। पूर्वाग्रह रहित वर्णन, यानी कि यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह रखकर वहाँ पर किसी भी बातों को नहीं रखना है। ओके। आंकड़ों की गोपनीयता, आंकड़ों की गोपनीयता से मतलब होता है कि हमें वहाँ पर जो भी आंकड़े हम कलेक्ट करते हैं उन आंकड़ों को हम सबके सामने नहीं रख सकते। ओके। यानी कि हमें उसे क्या रखना होगा, गोपनीय रखना होगा। अगर मान लीजिए किसी के पास से आपने उसकी डिटेल्स ली है तो उन डिटेल्स को आपको क्या करना है, गोपनीय रखना है, ना कि सबके सामने उन डिटेल्स को बताना है। ओके। तो ये बात हो गई आंकड़ों की गोपनीयता की। फिर कॉपीराइट का अभाव होना चाहिए, यानी कि आपको किसी में से कॉपी नहीं करनी है। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है कि हम किसी में से कॉपी कर लेते हैं, तो ऐसे कॉपीराइट का अभाव होना चाहिए, यानी कि किसी में से हमें कॉपी नहीं करनी है। जो आंकड़े हमें मिले हैं उसी आंकड़ों से आंकड़ों के आधार पर हमें क्या करना है, उसका विश्लेषण करना है और निष्कर्ष निकालना है। ओके। ना कि किसी की कॉपी करके हमें वहाँ पर अपने डाटा में या फिर अपने रिसर्च में उसे डालना है। ओके। अगर आप ऐसा करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपने शुद्ध नैतिकता का क्या किया, भंग किया। ओके। चलिए, अगर आप मान लीजिए अगर आपने किसी की रिसर्च में से कुछ भी लिया है डाटा, तो आपको उसे बताना पड़ेगा, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, और फिर जाकर अगर वो इंसान कहता है कि हाँ आप मेरी रिसर्च में से ये चीज़ें ले सकते हैं, तो ही आपको वहाँ पर लेना होगा। ओके। ये बात आपको याद रखना है कॉपीराइट में। उसके बाद देखते हैं दूसरों की आलोचना रहित वर्णन, यानी कि हमें यहाँ पर किसी की भी आलोचना नहीं करनी। ओके। जो जैसा है जैसे आंकड़े आपको मिले हैं उसी को वहाँ पर आपको दर्शाना है, ना कि किसी की आलोचना वहाँ पर करनी है। ओके। अगर आप किसी की आलोचना करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने शुद्ध नैतिकता का क्या किया, भंग किया। ओके। उसके बाद देखते हैं निष्कर्षों का सामान्यीकरण। जो भी निष्कर्ष निकलता है उसका सामान्यीकरण भी हमें ईमानदारी पूर्वक करना है। ओके। ना कि हमें उस निष्कर्षों में कुछ भी उसमें कोई भी बदलाव लाना है। ओके। जो भी निष्कर्ष निकला है, जो भी कंक्लूजन निकला है, उसी कंक्लूजन को आपको वहाँ पर बताना होगा। ओके। धैर्यशीलता रखनी होगी आपको। ऐसा नहीं, मान लीजिए कि आप किसी के पास क्वेश्चन आए, भरवाने गए तो वहाँ पर वो इंसान नहीं था, फिर आप दूसरी बार गए तो भी आपको वो इंसान नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पर अब जाना ही छोड़ देंगे, लेकिन आपको यहाँ पर धैर्यता बरतनी होगी। यानी कि जब भी आप आंकड़े कलेक्ट करते हैं, यानी कि डाटा जब आप कलेक्ट करते हैं तो या फिर आप डाटा को एनालिसिस करते या फिर कोई भी रिसर्च की जो भी प्रक्रिया है, उन प्रक्रियाओं में पूरी की पूरी सभी स्टेप में आपको क्या करना होगा, धैर्यता बरतनी होगी। ओके। शोध की वास्तविकता, यहाँ पर शोध की वास्तविकता भी ज़रूरी है। जो भी आपको रिसर्च में जानने को मिलता है वही आपको वहाँ पर बताना होगा। ओके। उसके बाद देखते हैं शोध नैतिकता। शोध नैतिकता शोध के सभी चरणों में होती है। देखिए, ये आपको याद रखना है कि शोध की जो नैतिकता होती है शोध के हर एक स्टेप्स में होती है। हर एक स्टेप्स में, यानी कि मैंने आपको बताया था जहाँ से प्रॉब्लम से स्टार्ट होकर आपका लास्ट होता है रिपोर्ट लिखना, तो यहाँ से प्रॉब्लम से लेकर रिपोर्ट तक में सभी के सभी चरणों में क्या होती है, सभी के सभी स्टेप्स में आपकी शोध नैतिकता आती है। ओके। मैंने आपको कुछ स्टेप्स याद रखने के लिए भी आपको एक हुई थी, तो वो भी मैं आपको याद दिलवा देती हूँ। ओके। मैंने आपको बताया था PhD CAGR। ओके। यहाँ पर मैंने ये स्टेप्स आपको बताए थे रिसर्च के। इसमें P का मतलब होता है प्रॉब्लम। ओके। यानी कि जो भी समस्या है उस समस्याओं का आप क्या करेंगे, समस्या की पहचान करेंगे, फिर जाकर उन एक समस्या बनाई है उसे आप समस्या कथन करें और
उसी को आप क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको संदर्भ साहित्य की क्या करनी होगी, समीक्षा करनी होगी, यानी कि तो वहाँ रिसर्च डिज़ाइन तय करनी है। अब रिसर्च डिज़ाइन में क्या होगा दोस्तों, कि रिसर्च डिज़ाइन में आपको टूल्स तय करने होंगे, मेथड्स तय करने होंगे। तो ये टूल्स या मेथड कौन सी यूज़ करेंगे, कौन से टूल्स यूज़ करेंगे, ये सारी बातें आपकी आ जाएगी रिसर्च डिज़ाइन में। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि डाटा का कलेक्शन करना। ओके, देखिए रिसर्च डिज़ाइन में ही आपका आ जाएगा सैम्पलिंग करना। ओके, जो सैम्पलिंग हम करते हैं ना, तो वो सैम्पलिंग भी हम कहाँ पर करेंगे, रिसर्च डिज़ाइन में करेंगे। ओके, और फिर हम डाटा को कलेक्ट करेंगे। डाटा को कलेक्ट करके हम क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ डाटा, यानी कि डाटा का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। उसके बाद एनालिसिस करके हम कंक्लूजन की ओर जाएंगे, यानी कि जनरलाइजेशन ऑफ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे और फिर जाकर जनरलाइजेशन करेंगे। ओके, और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम रिपोर्ट तैयार करेंगे, यानी कि आपने जो भी शोध किया है उस शोध को आप एक कागज, एक हार्डवेयर कॉपी में आप उसे लिखेंगे। ओके, तो यानी कि उसे रिपोर्ट कहा जाता है, रिसर्च रिपोर्ट कहा जाता है। ओके, या तो फिर आप उसे थीसिस भी कहते हैं। तो ये रिपोर्ट भी हमें लिखना होगा। ओके, तो ये पूरे की पूरी मैंने आपको स्टेप्स यहाँ पर बता दिए रिसर्च के। अब देखिए हर एक स्टेप्स में रिसर्च की जो इथिक्स होती है, शोध नैतिकता होती है, वो हर एक स्टेप्स में होती है। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मुख्य रूप से कहाँ पर आपकी जो शोध नैतिकता देखने को मिलती है, वो मुख्य रूप से कहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मुख्य रूप से आपको डाटा संग्रहण, डाटा विश्लेषण और निष्कर्ष में देखने को मिलेगी। यानी कि जो भी आप डाटा को कलेक्ट करते हैं और जो डाटा को एनालिसिस करते हैं और जो भी आप कंक्लूजन निकालते हैं, उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको शोध नैतिकता ज़्यादा देखने को मिलेगी। ऐसे तो होती है हर स्टेप्स में। ओके, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो डाटा संग्रह, डाटा विश्लेषण और निष्कर्ष। ओके, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डाटा कलेक्शन, इसे हम कहते हैं डाटा एनालिसिस और इसे हम कहते हैं कंक्लूजन। ओके, तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। ओके, कभी कभी ये भी आपको दिया होता है कि जो परिकल्पना होता है, तो परिकल्पना निर्माण में भी आपको वहाँ पर शोध नैतिकता देखने को मिलती है। ओके, अगर देखिए सबसे पहले पूछा जाए तो आपको डाटा संग्रहण यानी कि डाटा कलेक्शन में टिक करना है। ओके, अगर मान लीजिए डाटा कलेक्शन नहीं है और आपको ये दोनों दिया है, तो आपको किस पर टिक करना होगा, डाटा एनालिसिस पर। ओके, अब मान लीजिए आपको इनमें से ये भी नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है, और यहाँ पर आपको हाइपोथेसिस दी है। ये दोनों अगर नहीं दिए हैं तब जाकर आप इन दोनों को टिक लगाएंगे। ओके, तो ये बात थी, मैंने आपको बता दी। सबसे पहले हम किस पर करेंगे, तो सबसे पहले अगर मुख्य रूप से आपको पूछा जाए तो डाटा जो कलेक्ट करते हैं ये दोनों साथ में तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको ये दिया है तो आपको डाटा कलेक्शन पर क्लिक करना है, और अगर आपको यहाँ पर डाटा एनालिसिस दिया और डाटा कलेक्शन नहीं दिया है तब जाकर
सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से आपकी होती है डाटा कलेक्शन में, उसके बाद डाटा एनालिसिस में, उसके बाद निष्कर्ष में, और मैंने आपको एक और भी बता दिया